हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 जुलाई से 11 अगस्त ये वो डेट है जब पेरिस ओलंपिक 2024 खेला जाएगा। इस बार 117 खिलाड़ियों का दल यानी कि बहुत बड़ा दल एक भारतीय टीम का जा रहा है और एक बार फिर से इंडियन फैंस को यही उम्मीद होगी कि भाई हम वहां से मेडल जीत के लाएं और पिछली बार जो हमारा बेस्ट था 7 मेडल जीतने का, अपने ही उस रिकॉर्ड को तोड़े। लेकिन सबसे पहले मेरे साथी दीपेश हैं और आज इंडियन कंटिंजेंट जो है उस पर हम बात करेंगे। ओलंपिक्स की जो पूरी टीम है इंडिया की, उस पे हम बात करेंगे। दीपेश मेरे साथ ही मौजूद है मेरे साथ। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब से शुरू होने वाला है ओलंपिक्स और क्या है बेसिक डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और पेरिस खेलगांव में 49 भारतीय एथलीट्स जो हैं वो पहुंच भी चुके हैं। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक शुरू होगा और धीरे धीरे बाकी के जो एथलीट्स हैं वो भी पहुंचना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 49 एथलीट्स पहुंचे हैं उसमें पुरुष भारतीय टीम भी शामिल है। पुरुष भारतीय टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा तीरंदाजी में, टेबल टेनिस में, शटलर्स भी कुछ पहुंच चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर 49 खिलाड़ी हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं। दीपेश, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के लिए ये ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स की अगर बात करें तो। और जिस तरीके से खिलाड़ी पहले पहुंच रहे हैं वहां का मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी के लिए कि अगर आप उस जिस जगह में भी जा रहे हैं, ऑब्वियसली पेरिस का जो भी एनवायरनमेंट होगा और भारत का जो एनवायरनमेंट होगा उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क भी हो सकता है। बिल्कुल, टाइम स्लॉट चेंज हो जाता है। पहली बात वो यूरोपियन कंट्री में जाके आपको हर तरह से उस हिसाब से ढलना होता है। और अब भाई जब बात होगी ना वो 10 से ज्यादा की जो डबल फिगर में जाने की कोशिश हमारी है ओलंपिक्स में। पिछले बार जब हम गए थे टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रहा था, सबसे ज्यादा मेडल हमारी टीम जीतने में कामयाब रही थी इतिहास में। इस बार उस इतिहास को थोड़ा और बढ़ाना है। अब जो मेडल है वो 7, 8 या 6 इनसे काम नहीं चलने वाला। जो 10 का मार्क है उसे पार करके एक अच्छे खासे क्या कहते हैं नंबर पे पहुंचना है, क्योंकि खिलाड़ी हैं बड़े केपेबल। यही खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतते हैं, यही खिलाड़ी वर्ल्ड जब गेम होते हैं उनमें जीतते हैं, यही खिलाड़ी वो हैं जो कॉमनवेल्थ में जीतते हैं, एशियन गेम्स में जीतते हैं। लेकिन जब ओलंपिक्स की बात आती है तो पता नहीं कौन सा ऐसा प्रेशर होता है कि हैंडल नहीं कर पाते और जो मेडलों की संख्या है वो आप कम देखेंगे। अब किसी भी गेम में आप देख लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे आप शूटिंग देख लीजिए, बड़ी डोमिनेटिंग कंट्री है इंडिया। बड़े बड़े चैंपियनशिप्स में आप इन्हें जीतते देखेंगे, रैंकिंग्स में इनका अच्छा खासा नाम होगा। पर्टिकुलरली किसी खिलाड़ी की नाम भी आप ले लीजिए, बेशक मनु भाकर का नाम वहां पे हो या फिर पहले अभिनव बिंद्रा हुआ करते थे, उन्होंने एक गोल्ड जरूर जीता। गगन नारंग ने भी एक ब्रोंज मेडल जीता था 2012 लंदन ओलंपिक्स में। लेकिन फिर भी आप उतने बड़े बड़े कारनामे ओलंपिक में होते हुए नहीं देखते जैसा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में या फिर एशियन चैंपियनशिप में होते देखते हैं। तो वही उसी मानसिकता से थोड़ा ऊपर बढ़ के कि हाँ ओलंपिक्स में भी वैसा प्रदर्शन हो सकता है, कुछ वैसा ही कारनामा करके दिखाना होगा टीम इंडिया को। चलिए जी, वैसा ही कारनामा करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको, अगर आप इंडियन फैन हैं तो आपको यह बता दें कि भाई टोटल कितने खिलाड़ी जाने वाले हैं, कितनी प्रतिस्पर्धाएं होंगी, कितने मेडल्स दांव पे लगे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको सबसे पहले बता देते हैं। पेरिस में 117 एथलीट्स जो हैं वो जाएंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, इंडिया की जो ग्रुप है। और 70 पुरुष होंगे, इसमें 47 महिलाएं हैं भारतीय दल में शामिल हैं। और इसके अलावा 95 पदकों के लिए 69 स्पर्धाओं में ये दावा पेश करेंगे। मतलब टोटल 95 पदक दांव पर लगे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि इसमें से जितने ज्यादा हम ला सकें उतने ज्यादा हम लाने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ियों के अलावा 140 सहायक कर्मचारियों की भी जो दल है वो भी भारतीय टीम के साथ पहुंचेगा। और अगर टोटल एथलीट्स प्लस सपोर्टिंग स्टाफ सबको मिला लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि टोटल 257 सदस्यों का भारतीय दल होगा। दीपेश, बहुत बड़ा दल है। मतलब 117 खिलाड़ी जा रहे हैं, 140 उनके सहायक दल। इतने बड़े दल को मैनेज करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी आईएसी के लिए। बिल्कुल, और लगातार करते आए हैं ये भी। हालांकि इस बार रिकॉर्ड बनेगा इस चीज का कि इतने सारे एथलीट एक बार में खेलने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा एथलीट होंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल्स के। और सीधा सा टारगेट वही, जैसे क्रिकेट की भाषा में हम बात करते हैं कि भाई आईसीसी ट्रॉफी आपका अल्टीमेट मोटिव है, चाहे उससे पहले आप कुछ भी जीत लीजिए। तो बाकी खेलों की जब बात आएगी तो ओलंपिक्स में मेडल लाना ज्यादा बड़ा कारनामा माना जाता है। इसलिए आप जब देखेंगे गिनी चुनी संख्या है, अगर आप शुरू से गिनवाना चाहेंगे ना तो वो आप उन खिलाड़ियों के नाम उंगलियों पर गिनवा सकते हो। खासकर गोल्ड मेडल लाने वाले तो सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं। तो ये चीज थोड़ा बताती है कि थोड़ा डोमिनेशन वहां कम है। और एक अच्छी चीज है कि अभी तक बहुत सारे खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं। आने वाले समय में कुछ और नाम आप इनमें जुड़ते हुए देखेंगे और एक बड़ा दल जाएगा भारतीय टीम का पेरिस मेडल की कंटेंशन में। और मेडल भाई जब पोडियम फिनिश होगा तो भाई हमें भी मजा आएगा। ये देखने वाली बात होगी कि भाई हाँ इतने सारे खिलाड़ी गए थे तो इतने मेडल वापस लेके भी आए, सिर्फ खेलने ना जाए, बिल्कुल जीतने जाएं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, भारत सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, जुटी हुई है, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। और फिर पिछली बार तो कैसे कैसे कारनामे देखने को मिले थे। एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल लेके आया नीरज चोपड़ा, या फिर हॉकी टीम का 41 साल के बाद मेडल हमको मिला। तो जब वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है तो वो थमे क्यों और ज्यादा बढ़ता जाए। बिल्कुल जी, वो सिलसिला लगातार बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे
भी लेके आते हैं। क्या आपको पता है कि इंडियन में जो भारत की जो पूरी दल जा रही है उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है और सबसे छोटे खिलाड़ी, इस पर भी आपको बताते हैं। देखिए, अगर भारतीय टीम की बात करें, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि अगर सबसे छोटे खिलाड़ी की बात करें, देखिए 26 जुलाई को पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी और उसके बाद यहां पे 14 से लेकर 45 साल तक के जो खिलाड़ी हैं इंडियन टीम की अगर हम बात करें वो यहां पे शामिल हैं। सबसे छोटे खिलाड़ी की बात करें तो 14 साल 2 महीने की धिनिधि दे सिंधु हैं जो सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी हैं और ये महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में उतरेंगी, स्विमिंग करती हैं ये। अगर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात की जाए दीपेश, तो 44 साल 4 महीने के रोहन बोपन्ना हैं जो भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस मेंस डबल्स में ये भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, टेनिस में एग्जैक्टली सॉरी, मैंने टेबल टेनिस बोल दिया, लेकिन टेनिस में करेंगे और ये इनका दीपेश तीसरा ओलंपिक होने वाला है। 44 साल 4 महीना, मतलब इसके बाद तो शायद ही खेलेंगे, बट स्टिल जिस तरीके की लगातार अपनी फॉर्म बरकरार रख रहे हैं, क्या उम्मीदें बनाई जाए इनसे? हाल ही में अभी बने हैं ना दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने जिसने ग्रैंड स्लैम जीता था अभी। इनफैक्ट अगर इस आप ओलंपिक की बात करें तो शायद इसमें भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जो किसी भी ओवरऑल पूरे पेरिस ओलंपिक 2024 में ये पार्ट ले रहे हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। बिल्कुल भाई, ये तो भाई अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फिर वही बात है, एज इज जस्ट अ नंबर व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली, तो सीधी बात है, अगर आप फिट हैं खेलने के लिए, आप फिटनेस है आपके पास, आप एक मेडल कंटेंशन में है इंडिया के लिए। और सबसे बड़ी बात है भाई, बहुत उम्मीदें रहती हैं। पिछली बार सानिया मिर्जा के साथ उतरे थे, गोल्ड मेडल की उम्मीदें थी, लेकिन एक बड़े ही फंसे से मैच में मिक्स डबल्स में हार गए और फिर वहां से ये होता है इंडियन प्लेयर्स के साथ, ओलंपिक्स में यही होता है। आप यहां से जब देखेंगे तो बड़े बड़े नाम आपके पास होंगे। अब कौन कह सकता है कि मनु भाकर फर्स्ट राउंड में आउट होंगी, वो भी 2-2 3-3 इवेंट में। इतनी बड़ी खिलाड़ी भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने साथ रखती हैं, बड़े बड़े मेडल्स जीत के आई हैं। फिर एक आप देखेंगे मीराबाई चानू को एकदम आती हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देती हैं, ओलंपिक्स में मेडल भी ले आती हैं सिल्वर जीत के। तो ये अपने आप में दर्शाता है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है मामला। और रही बात रोहन बोपन्ना की, तो भाई एक आखिरी ट्राई मान के चलिए, क्योंकि 48 साल की उम्र में ओलंपिक खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 44 में एक बार फिर भी मान सकते हैं, थोड़े वो फिटनेस का सीन भी होता है, कभी कभार एज आपके हिसाब से नहीं जाती। 48-49 के एज में ओलंपिक खेलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे एक लास्ट चांस की तरह लेना चाहिए और एक मेडल जाते जाते मिल जाना चाहिए। टेनिस में जो कि हमको आखिरी बार मिला था 1994 में, 1996 में मिला था, लिएंडर पेस ने जीता था। उसके बाद से, उसके पहले और उसके बाद से कभी भी इंडिया की तरफ से कोई भी ओलंपिक में मेडल नहीं लेके आ पाया। और दीपेश 14 साल 2 महीने की धिनिधि दे सिंधु की, इनके बारे में क्या कहेंगे? 200 मीटर फ्री स्टाइल में है, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 14 साल 2 महीना, मतलब आपको पता है आप क्या कर रहे थे 14 साल 2 महीने में? भाई मैं 8th और 9th के पेपर ओलंपिक तो नहीं खेल रहे होंगे आप इंडिया के लिए? ऑब्वियसली नॉट। मैं 8th और 9th क्लास के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था जब मैं 14 साल का था। और वहीं भाई ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ दिया, हालांकि क्या कर रहे थे। बहुत मतलब गर्व की बात है तो अपने देश की प्लेयर भाई, 14 साल की लड़की जाएगी। अब बात करते हैं 16 साल के सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, या फिर अभी यमन हमने देखे जो एक प्लेयर थे स्पेन के 16 साल के, अभी जीत के गए यूरो। भाई इतना शानदार परफॉर्मेंस उनका रहा था। तो अब यंगस्टर्स, फिर वही बात है, एज इज जस्ट अ नंबर, चाहे वो बढ़ रही हो चाहे कम हो। और कम भाई युवा खिलाड़ी अगर निकल के जाएंगे ओलंपिक खेलना, यानी कि एक उम्र जिसमें सपना देखना प्लेयर शुरू करता है कि हाँ मैं भारत के लिए वहां तक पहुंच सकता हूं, वो पहुंच चुकी हैं। तो उनके पास अच्छा खासा 2-3 दशक का पूरा टाइम है, आराम से स्विमिंग में जा रही है। थोड़ी सी उम्मीदें कम रहती हैं जब कोई भारतीय खिलाड़ी जाता है, लेकिन फिर भी जैसे दीपा कर्माकर ने सबको गलत साबित किया था जिम्नास्टिक में, ऑलमोस्ट ब्रोंज मेडल फिनिश उन्होंने कर लिया था, चौथे नंबर पर रही थी। कुछ ऐसा कारनामा अगर देखने को मिल जाए किसी तरह, लड़की अगर मेडल जीत जाए तो भाई इससे बड़ी कौन सी बात होगी। शायद मुझे नहीं लगता कि इतना यंग प्लेयर कोई ओलंपिक में आके जिसने मेडल जीता हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भाई और किस तरीके का रहने वाला है सबसे बड़ा दल भारतीय टीम का, कौन रहेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी समझाते हैं कि भाई किस तरीके का सबसे बड़ा जो टीम का दल रहने वाला है वो किस टीम का रहेगा। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो होगी और भारत का पहला मेडल इवेंट 27 जुलाई को ही हो जाएगा। मतलब अगले दिन ही भारत को एक मेडल की अपॉर्चुनिटी है। 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 चलेगा। एथलेटिक्स के 29 खिलाड़ी हैं और एथलेटिक्स की जो टीम है वो इस बार सबसे बड़ी है। दीपेश, ये भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। शूटिंग की हमने बात की, शूटिंग में पहले भी हमने मेडल जीते हैं। शूटिंग में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। शूटिंग के भी 21 एथलीट्स हैं और ये भी सेकंड सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा दल है। इसके बाद हॉकी आता है, वो चूंकि ग्रुप का गेम है, टीम का गेम है, तो उसमें 19 खिलाड़ी हैं। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो शूटिंग में 21 खिलाड़ी और एथलेटिक्स में दीपेश 29 खिलाड़ी हैं। ये देख के कितना अच्छा लगता है, क्योंकि एथलेटिक्स में
इतना ज्यादा टैलेंट है देश में, और जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं एथलेटिक्स में तो शायद बहुत ज्यादा गर्व की बात है। और ये जो जितने ज्यादा लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि 29 से ये धीरे धीरे 49, 50, 55 तक भी पहुंच जाए ये टीम की संख्या आने वाले ओलंपिक्स में, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, और एथलेटिक्स में होना भी चाहिए। और भाई एक लड़के ने पिछली बार एथलेटिक्स में इंडिया को गोल्ड जिताया था, तो यहाँ से उम्मीदें तो बिल्कुल बनती हैं। अब उसी राउंड में अगर आप देखेंगे, सिर्फ जेवलिन की अगर आप बात करेंगे, नीरज चोपड़ा आपके पास हैं, गोल्ड जीते थे, इस बार भी सबसे बड़े दावेदार हैं मेडल जीतने के इंडिया के लिए। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है उसी लिस्ट में, वो है किशोर जैना। भाई अभी अभी रिसेंटली एशियन गेम्स हुए थे, ऑलमोस्ट नीरज से वो गोल्ड मेडल छीन लिया था उन्होंने, कुछ सेंटीमीटर्स कुछ मीटर्स से पीछे रह गए थे, तो वहां सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। तो एक और उम्मीद है, जब भाई नीरज चोपड़ा को टक्कर दे सकते हैं तो वर्ल्ड के किसी भी एथलीट को दे सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ आप जाएंगे स्टीपल चेज में 3000 में, भाई हमारे पास बड़े बड़े अच्छे नाम हैं जो अच्छा अभी प्रदर्शन करके आए हैं, और भी कई खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स में, 29 खिलाड़ी, यानी कि आप मेडल्स की थोड़ी अपॉर्चुनिटी और खोल दे रहे हैं। और आमतौर पर आप नहीं सुनेंगे कि रिले में 100 मीटर्स में 200 मीटर्स में इंडिया का कोई प्लेयर चल रहा है, या फिर सुनते तो खैर ये भी नहीं थे कि जिम्नास्टिक में कोई प्लेयर हमारी चौथे नंबर पे आ जाएगी, लेकिन यहीं से कारनामे होते हैं, क्योंकि सपने आप मेनली किसके लिए देखते हैं। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट अगर आप देखेंगे तो भाई वर्ल्ड कप के लिए, वो रोहित शर्मा को लगातार कहते हुए सुना जाता है कि वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप से बड़ी ट्रॉफी कुछ नहीं होती। सेम गोज फॉर एन एथलीट जो कि अदर स्पोर्ट्स में कंपीट करता है। ये स्क्रीन पे देखिए कितनी बड़ी स्टार की फोटो हमारे बगल में चल रही है, पीवी सिंधु जी। लगातार कितनी बड़ी बात है इन एथलीट्स के लिए, सबसे बड़ी बात है, उससे बड़ा कोई स्टेज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको इंतजार करना होता है 4 साल का, उसके बावजूद भी अगर आप पीवी सिंधु जैसी कंसिस्टेंसी बनाते हैं, जो 2 ओलंपिक में 2 मेडल आप जीतते हैं, वो भी बैडमिंटन जैसे गेम में, जहां चाइना और मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां जाके अपने आप। और चलो एक बार को मान लेता हूं कि 2020 में मेडल की दावेदार थी टोक्यो ओलंपिक में, रियो में तो एकदम आउट ऑफ द सिलेबस आके बड़ी बड़ी प्लेयर्स को हटा दिए, चाहे ताइजू यिंग की बात कर लीजिए या नजोमी ओकुहारा की बात कर लीजिए, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये, बड़ी बड़ी रैंकिंग इनकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहां मेडल जीतने में कामयाब रही। तो इससे पता लगता है कि बड़े टाइम पे उनका गेम कैसा होता है। सेम फाइनल में कैरोलिना मरीन से अगर ना हारी होती तो भाई गोल्ड आ जाता, वो बड़ा टाइट मैच था, तीसरे सेट में हार गई। खैर मरीन वो भी भाई उनका भी वही हिसाब किताब है, अपने पीक पे थी उस समय, वो अपने पीक पे इसलिए भी थी क्योंकि अब आप यूरोपियन कंट्रीज से उतनी बड़ी विमेन प्लेयर नहीं देखेंगे। चाइना की जो दीवार थी दोनों प्लेयरों ने मिलकर तोड़ी थी, थोड़ा बहुत था साइना नेहवाल का वहां पे जो योगदान था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों जो मेन डिजर्विंग प्लेयर्स थे उनकी थी वहां मैच था। मेन ये था, मैं देखना चाह रहा था, हालांकि वो पुरानी बात होगी, ताइजू यिंग बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे, चाइनीज टाइपे से वो आती थी, लेकिन उनको हरा दिया था सिंधु ने। तो खैर ये तो पुरानी बातें हुई, बड़ी याद करके भी बड़ी अच्छी चीज। लेकिन इस बार क्या हैट्रिक लगाएंगे, यस और नो? थोड़ा सा इस बार चांसेस हल्के से कम है, बट हैट्रिक तो देखो हर ओलंपिक से पहले उनके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो छोटे टूर्नामेंट्स में वैसा परफॉर्मेंस नहीं करते जैसे बड़े स्टेज पे करते हैं। ओलंपिक के टाइम पे सिंधु का गेम एकदम नेक्स्ट लेवल चला जाता है। अब यही बात है कि टोक्यो में जो देश के लोग थे, ग्राउंड सपोर्ट था, सारा फैन सपोर्ट था, उसके बावजूद भी नजोमी ओकुहारा को हरा दिया था। तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनका गेम एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात, फिट है, भले ही पिछले टूर्नामेंटों में कुछ भी रिजल्ट रहा हो, लेकिन अगर फिट है तो ओलंपिक में मेडल जीत सकती हैं। बिल्कुल जी, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्यों होती है, आपको पिछले ओलंपिक्स के भी रिजल्ट आपको थोड़ा सा बताते हैं। पिछला ओलंपिक कैसा रहा था, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी समझाएंगे कि भाई पिछली बार हमने क्या किया था ओलंपिक्स में। 2021 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक था, और भारत में वहां पे गोल्डन विदाई टीम इंडिया को मिली थी, क्योंकि भारत ने 7 मेडल जीतकर टोक्यो में इतिहास रच दिया था। आज तक इतने मेडल कभी नहीं जीते थे। जेवलिन थ्रो की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड के साथ अंत किया था। क्या कमाल का फिनिश हुआ था दीपेश भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक। और इससे पहले भी क्या कहते हैं, लंदन ओलंपिक 2012 जब हुए थे तो वहां पे टीम इंडिया का जो बेस्ट प्रदर्शन था वो 6 मेडल्स का था। और उसके बाद पिछले यानी कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें 7 मेडल जीतकर हमने इतिहास रचा था। और पेरिस में इस बार 10 का आंकड़ा पार करने की पूरी उम्मीद है। क्या इस बार 10 का आंकड़ा दीपेश पार होते नजर आ रहा है? जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस दिखाई है ओलंपिक दर ओलंपिक, पिछली बार 7 आया था, इस बार एटलीस्ट 10 प्लस तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं, डबल डिजिट में मेडल की टैली। बिल्कुल कर सकते हैं, यही उम्मीद रहेगी। इतने बड़े एथलीट, सबसे बड़ा जत्था इस बार जा रहा है, तो बिल्कुल उम्मीद रहेगी। भाई आपने बात एक ऐसे प्लेयर के बारे में कर दिए, चर्चा शुरू होते ही नीरज चोपड़ा के बारे में आपने बात की। वहां गोल्ड जीता था, ऐसे इवेंट में जीता था जिसका आधे देश को शायद नाम भी नहीं पता था कि कोई कंपीट करने भी जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में। भाला फेंक में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आ रहे हैं लगातार। किशोर जैना का नाम अभी हमने सुना, या फिर और भी जो लोग हैं वो कंपीट करते हैं एथलेटिक्स में, अपने बच्चों को भेजते हैं। कहाँ क्रिकेट की ज़्यादा बात होती रहती थी, और इतना इंटरेस्टिंग फाइनल था ना। देखो सीधी बात ये थी कि नीरज चोपड़ा के पास एक ही चीज़ की कमी थी, वो अभी भी है, 90 प्लस का इनका एक भी थ्रो नहीं है अभी तक। प्रैक्टिस में हो ना हो, लेकिन किसी इवेंट में आज तक 90 प्लस का
थ्रो नहीं फेंका, और इनके सामने एक ऐसा प्लेयर था जो 90 के नीचे फेंकता ही नहीं था। नाम था जोहानेस वेटर, जर्मनी के थे वो, उस वक्त मेरे को याद है, वो इवेंट मैंने कवर किया था। तो उनसे बचने के भाई मेडल के कंटेंशन में तो थे, लेकिन गोल्ड के कंटेंशन में कतई नहीं थे, क्योंकि जोहानेस वेटर की हर एक थ्रो 90+ मीटर की जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा होता है, उनका पैर स्लिप होता है, फर्स्ट राउंड में वो फाउल करते हैं, फाइनल के बाहर हो जाते हैं, और अपने लड़के ने मौके पे चौका मारते हुए वो गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बस इसी तरह की किस्मत हो जाए बाकी एथलीटों की भी जो डिजर्विंग है, चाहे जिनको इतना बड़ा दावेदार नहीं माना जा रहा, किसी तरीके से मेडल लेके आए। कोई मेडल अपने देश के लिए लेके आता तो सच में वर्ल्ड कप से ज्यादा खुशी होती है। जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, सिर्फ दूसरे खिलाड़ी आफ्टर अभिनव बिंद्रा, और सबसे पहले एथलीट जिन्होंने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए। बिल्कुल जी, देखिए मेडल तो मेडल होवे है, फिर चाहे लड़का जीते चाहे लड़की, और ये डायलॉग जो है हम इसी डायलॉग के साथ बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। छोरा हो चाहे छोरी, जो भी, हरियाणवी थोड़ी मेरी कमजोर है, लेकिन दिल से मैं वही चाह रहा हूं कि भारतीय टीम जो है वो मेडल जीते। चलिए सुनहरे मौकों को, सुनहरे पलों को एक बार फिर से याद करते हैं और बताते हैं दर्शकों को कि भाई 7 मेडल जो हमने जीते थे 2020 टोक्यो ओलंपिक में, वो कैसे जीते थे। देखिए 7 जीत कर हमने इतिहास रच दिया था। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जिताया था और इतिहास रच दिया था। केवल दूसरा गोल्ड अभी दीपेश ने बात की। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान जो थे रवि दहिया, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा बॉक्सर लवलीना, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके अलावा 1980 के बाद पहली बार पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ था, वहां पे हराकर दीपेश ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। लड़कियां हमारी थोड़ा सा चूक गई, ऑस्ट्रेलिया से बहुत थोड़े से मार्जिन से। वो ब्रॉन्ज मेडल मैच में हार गई, वरना एक और ब्रॉन्ज हमारे पास आने वाला था, वो भी महिलाओं की टीम से, महिला हॉकी टीम की तरफ से, लेकिन शायद वहां हम थोड़ा सा चूक गए। लेकिन ये जो 7 मेडल थे दीपेश, कितने इंपॉर्टेंट, और सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आए हैं। फिर चाहे लवलीना की बॉक्सिंग में देख लीजिए, इस बार उनसे अगेन गोल्ड की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने दिखाई है, कंसिस्टेंसी। मीराबाई चानू से एक बार फिर से उम्मीदें रहेंगी। रवि दहिया वगैरह हैं, पहलवानों से लगातार उम्मीद हमें रहती हैं। इसलिए पीवी सिंधु से हमने भी बात की, बजरंग पुनिया की हमने बात की, पिछले बार किस तरीके से उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। अब इस बार क्या उम्मीदें रह सकती हैं दीपेश? मतलब ये जो पल हैं, शायद हम अगली बार और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिल्कुल, और इनमें बात की इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की आपने, भाई लवलीना की बात की बॉक्सिंग में, बिल्कुल बहुत बड़ी दावेदार है। उसके बाद तो गेम और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। थोड़ा सा वेट कैटेगरी ऊपर नीचे हो चुकी है, उस वेट कैटेगरी में इस बार नहीं खेलेंगी जिसमें मेडल जीत के लाई थी। लेकिन एक और बॉक्सर है निखत जरीन, लगातार 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप, दोनों में गोल्ड मेडल। भाई मैरी कॉम जब तक थी, इनको मौका नहीं मिलता था, बड़ी कंट्रोवर्सी होती थी कि मैरी कॉम ही जाती थी ओलंपिक में, ये नहीं जा पाती थी। लेकिन जब से मौका मिला है, ओलंपिक इस खिलाड़ी का सपना है, लगातार बात करती रहती हैं। इसके अलावा रवि दहिया की आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस बार थोड़ा विवाद भी रहा, भारतीय जो ये आपका कुश्ती दल है उसमें भी थोड़े चलते रहे। इस बार वो धरने वरने देखने को मिले थे बहुत सारे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे पहलवान हैं। गीता फोगाट हैं और मीराबाई चानू की आपने बात करी, भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्नैच में इस वक्त। एक भारतीय वेट लिफ्टर जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और भी जो पीवी सिंधु की आपने बात की, या फिर इसके अलावा भी आपने जिन जिन खिलाड़ियों के नाम लिए, या फिर भारतीय हॉकी टीम की बात की, भारतीय महिला हॉकी टीम की बात की, भाई आप नाम गिनते जाइए। टेबल टेनिस में आप देखेंगे मनिका बत्रा को, इसके अलावा शूटिंग में आप देखेंगे शरद कमल से फिर एक बार उम्मीदें होंगी। आर्चरी में बड़े बड़े दावेदार हैं हमारे। अभी हमने ओलंपिक चैंपियन को हरा के वहां जीता था गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, बस ये फॉर्म ओलंपिक्स में, पेरिस में किसी तरीके से जैसी है वैसी चलती रहे। और जो मेडलों का आंकड़ा है, जो 8-7 पिछली बार था, जिसपे हम बड़े खुश हुए थे कि भाई हमने पहली बार 7 मेडल अचीव किए हैं। 6 किए थे 2012 लंदन ओलंपिक्स में, 2 मिले थे रियो में, उसके बाद टोक्यो में मिले हमको 7। ये आंकड़ा थोड़ा सा 15, 20, 25 जैसे दूसरी एशियन कंट्रीज है ना, कुछ ऐसा आंकड़ा अगर देखने को मिले तो मजा आ जाए। क्योंकि चाइना को देखिए आप, लगातार वहां टॉप ऑफ द ऑर्डर, एकदम अमेरिका से एकदम कंपीट करते हैं। अंत में अमेरिका थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन पूरे ओलंपिक नाक में दम करके रखते हैं। और जबकि आप उनको इतना सुनेंगे नहीं, लेकिन ओलंपिक के टाइम पे एकदम से चाइना ऐसा एक्टिवेट होता है कि भाई सब जीत जाता है। तो ये थोड़ा इस तरह की ही मेंटालिटी रखनी होगी। क्यों सिर्फ खाली पॉपुलेशन में उनको टक्कर देनी, भाई मेडलों की भी टक्कर देनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, लेकिन एक और इस बीच बड़ी खबर आई दीपेश, जब सुन के बड़ा अच्छा लगा कि भाई दुनिया की जो सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है यानी कि बीसीसीआई, उसने भी पेरिस में जा रहे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी मदद करने की बात कही। पेरिस ओलंपिक से पहले बीसीसीआई ने बड़ा ये फैसला लिया। बड़ा फैसला क्या था? क्रिकेट बोर्ड का भारतीय एथलीटों ने एक तरीके से, भारतीय एथलीटों को एक तरीके से तोहफा दिया क्रिकेट बोर्ड ने, और भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ की मदद का ऐलान किया था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट किया था इस बात का ऐलान करने के लिए
बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी गई थी। दीपेश, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि देखिए क्रिकेट हमारे देश में बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी अभी हमने ट्रॉफी भी जीती T20 वर्ल्ड कप 2024 की, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड IPL के आने के बाद से पैसों के मामले में काफी शानदार चल रहा है। खूब पैसे कमा रहे हैं हम, और हमारे खिलाड़ी भी अच्छा कर रहे हैं। तो एक बोर्ड, एक संघ दूसरे संघ को मदद करे इस तरीके से, ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ओलंपिक में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और खिलाड़ियों को मैनेज करने के लिए फंड्स की बार बार बातें होती हैं। सवाल उठता है कि भाई फंड मैनेज किस तरीके से होगा, खिलाड़ियों को स्पॉन्सर्स कई बार नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में बीसीसीआई की ये जो पहल है, जयशाह ने ट्वीट किया, एक कमाल की बात मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है, बट बीसीसीआई इन चीज़ों में पीछे नहीं हटता। अभी भी एक फॉर्मर प्लेयर के कैंसर की बात आई थी तो उसके पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा उठा लिया था। प्लेयर्स को ऋषभ पंत प्राइम एग्जांपल, एक्सीडेंट होकर आता है, पूरा का पूरा जिम्मा बीसीसीआई ने उठा लिया था, घर वालों पे कुछ नहीं छोड़ा था। किसी भी प्लेयर का आप देख लीजिए, इस मामले में भाई जयशाह, हेड्स ऑफ टू जयशाह, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं इन चीज़ों को। और अब जब दूसरे खेलों में भी सपोर्ट की बारी आई तो वहाँ भी जब आपके पास है धनराशि उतनी है, आप उतने केपेबल हैं, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड आप माने जाते हैं, तो बिल्कुल खिलाड़ियों पर उठाए। भाई है तो खिलाड़ी देश के ही ना, अंत में आपके देश का ही नाम होना है। क्रिकेट में हमने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत तरक्की कर भी रहे हैं, आज की डेट में शायद सबसे डोमिनेटिंग नेशन है। लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में जो बाकी खेल हैं उनमें भी अभी थोड़ा थोड़ा आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो मदद करी है बीसीसीआई ने, बड़ी अच्छी बात है भाई। मैं तो बड़ा खुश हूं इस चीज से, और ट्वीट करके ऐलान किया है इस चीज। बिल्कुल, चलिए जी, ये बड़ी बात थी, और जिस तरीके से मदद की है, बिल्कुल आगे भी उम्मीद करेंगे कि जो बड़े बोर्ड्स हैं देश में, पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, वो एक दूसरे को मदद करे। ओवरऑल स्पोर्ट्स की उन्नति होनी चाहिए देश में, स्पोर्ट्स ऊपर उठना चाहिए पूरे कंट्री की बात करें तो। और उम्मीद करेंगे कि ओलंपिक की जो मेडल टैली है वो 10 के पार हो जाएगी। 70 पुरुष, 47 महिलाएं, टोटल 117 एथलीट्स भारत की दावेदारी पेश करेंगे। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में पेरिस ओलंपिक में खेलगांव से 49 खिलाड़ी जो हैं वो पहुंच भी चुके हैं, बाकी खिलाड़ी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार भारत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। बहरहाल इस ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। पूरे ओलंपिक की पल पल की सारी अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे। इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।